हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मानव रक्त और मानव रक्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मानव रक्त और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह अर्थात रक्त गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है जो सभी अर्थात रक्त सभी आवश्यक पदार्थों को जैसे कि पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोसिस कहा जाता है। और सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है और रक्त दाब स्फिग्नोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक अर्थात रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह अर्थात रक्त गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह अर्थात रक्त गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7.4 अर्थात रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी अर्थात रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हीमोपोइसिस अर्थात रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का अर्थात कुल भार का कितने प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 7% अर्थात सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के अर्थात विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और यह भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका आंसर होगा फिलोक्विनोन। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है या एस्कर्बिक एसिड है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और ये भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी 120/80 mmHg अर्थात स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब या ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जहां 120 सिस्टोलिक दाब है और 80 डायस्टोलिक दाब है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं और जब रक्त दाब कम होता है तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो mmHg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जहां मरकरी पारा को कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जहां 120 सिस्टोलिक दाब होता है और 80 डायस्टोलिक होता है।
जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं और जब रक्तदाब कम होता है तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो mmHg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जहां Hg मरकरी का रासायनिक सूत्र है और मरकरी पारा को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, स्फिग्नोमेनोमीटर, अर्थात रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, 2, अर्थात रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है रुधिराणु। बात करें में प्लाज्मा के संदर्भ में तो यह अर्थात प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और इसका अर्थात प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, 0.9% भाग लवण होता है और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। बात करें में प्लाज्मा के कार्यों के संदर्भ में तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि यह अर्थात प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और इसका अर्थात प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, 0.9% भाग लवण होता है, 0.1% भाग ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। बात करें में प्लाज्मा के कार्यों के संदर्भ में तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और नेक्स्ट है रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% भाग बनाते हैं और ये कणिकाएं अर्थात रुधिर कणिकाएं रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में तैरती रहती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। और फर्स्ट है लाल रक्त कण या आरबीसी, सेकंड है श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी और थर्ड है रक्त विमाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रुधिराणु या ब्लड कॉर्पसेल्स को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 भागों में, अर्थात रुधिराणु या ब्लड कॉर्पसेल्स को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है लाल रक्त कण या आरबीसी, सेकंड है श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी और थर्ड है रक्त विमाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। बात करें में लाल रक्त कण या आरबीसी के संदर्भ में तो इसका अर्थात आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस होता है और इसका निर्माण वयस्क व्यक्ति में अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और इन लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा या स्पिन में होती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद यह है कि ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीव में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बात करूं मैं आरबीसी के मुख्य कार्यों के संदर्भ में तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस होता है और इसका निर्माण अर्थात आरबीसी का निर्माण वयस्क व्यक्ति में अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और इन आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या स्पिन में होती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी और इन डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइटस होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा कभी कभी यकृत या प्लीहा में भी होता है और इन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में होती है और इन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। बात करूं मैं डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्यों के संदर्भ में तो यह अर्थात डब्ल्यूबीसी
हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यह अर्थात WBC जीवाणु को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक या गार्ड सेल एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइटस होता है और WBC का निर्माण अस्थिमज्जा या कभी कभी यकृत या प्लीहा में भी होता है। और WBC की मृत्यु रक्त में होती है और WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। बात करूं मैं WBC के मुख्य कार्यों के संदर्भ में, तो यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। और यह अर्थात WBC जीवाणु को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक या रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। बात करूं मैं रक्त विमाणु या ब्लड प्लेटलेट्स के संदर्भ में, तो उसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइटस होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि इनकी मृत्यु प्लीहा या स्पिन में होती है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र DNA पाया जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि रक्त विमाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र DNA पाया जाता है। बात करूं मैं रक्त विमाणु के मुख्य कार्यों के संदर्भ में, तो इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है और रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना है और संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायता करना है। और स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त विमाणु का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइटस होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है या बोन मेरो में होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा या स्पिन में होती है। और रक्त विमाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र DNA पाया जाता है। और रक्त विमाणु का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है और रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना है और संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायता करना है। और स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी 55%। अर्थात मानव रक्त में कोशिकीय अंश का 55% प्लाज्मा होता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मानव रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8% होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए सीरम। और प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है, उसका आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मा। अर्थात रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग प्लाज्मा बचता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी हल्का पीला। अर्थात प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है और बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अर्थात बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। अर्थात प्लाज्मा का मुख्य कार्य बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। बात करूं मैं प्लाज्मा के अन्य कार्यों के संदर्भ में, तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। और नेक्स्ट है कि प्लाज्मा रक्त में pH मान को संतुलित करके रखता है और प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और नेक्स्ट है कि प्लाज्मा ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए अस्थिमज्जा में। अर्थात मानव शरीर में RBC का निर्माण अस्थिमज्जा या बोन मेरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है।
एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर और प्लीहा या स्प्लीन में होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनी ल्यूएनहॉक ने, अर्थात आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूएनहॉक ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, यकृत या लीवर में, अर्थात भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर और प्लीहा या स्प्लीन में होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा या स्प्लीन को, अर्थात मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा या स्प्लीन को। और खराब हुई आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा या स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे अर्थात प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहते हैं और प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी मुख्यतः बनते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी मुख्यतया अस्थिमज्जा या बोन मैरो में बनती हैं और लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? उसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बात करो मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रक्त का लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण, अर्थात रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हीमोग्लोबिन क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, अर्थात रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओ, अर्थात ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस रक्त समूह को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्त समूह ए बी को। और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर, अर्थात एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 5%, अर्थात सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी 5% कम हो जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्निया में, अर्थात मानव शरीर के कॉर्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता है।
और कॉर्निया आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हीमोसाइटोमीटर। अर्थात आरबीसी की संख्या अर्थात लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रक्त जमाव से। अर्थात थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अर्थात सफेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कण। और यह अर्थात डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हीमेटिन। अर्थात हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रक्त क्षीणता या एनीमिया। अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता या एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के की सहायता से। अर्थात रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और यह भी कई बार जम्मे में पूछा जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फिलोक्विनोन। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। अर्थात रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन। अर्थात मानव रक्त की श्यानता या गाढ़ापन या विस्कोसिटी का कारण रक्त में प्रोटीन की मात्रा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एंटीबॉडी। अर्थात किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है तो इसे एंटीबॉडी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स से। अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स से होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हेपरिन। अर्थात रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हेपरिन है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा या स्पिन। अर्थात मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा या स्पिन कहलाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी। अर्थात मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कण या आरबीसी। अर्थात मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कण या आरबीसी होती है
जबकि मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका श्वेत रक्तकण या WBC होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिपेरिन के कारण। अर्थात हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की एंटीबॉडीज या प्रतिरोधी कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। अर्थात एंटीबॉडी या प्रतिरोधी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एंटीबॉडी ए और सेकंड है एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा या बी लिम्फोसाइट्स में होता है। और एंटीबॉडी प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। और एंटीबॉडी अंग्रेजी अक्षर Y आकार का होता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि एंटीबॉडीज 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एंटीबॉडी ए और सेकंड है एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी रोगों से रक्षा करते हैं। और एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा या बी लिम्फोसाइट्स में होता है। और एंटीबॉडी प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं। और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और एंटीबॉडी अंग्रेजी अक्षर Y आकार का होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। अर्थात एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एंटीजन ए और सेकंड है एंटीजन बी। और एंटीजन या प्रतिजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। और एंटीजन या प्रतिजन बड़े और जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एंटीजन ए और सेकंड है एंटीजन बी। और एंटीजन या प्रतिजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। और एंटीजन या प्रतिजन बड़े और जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। और अभ्यास प्रश्न की मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।